आज की जो प्रेस वार्ता है, इसका उद्देश्य है जो राजनीतिक घटनाक्रम पिछले कुछ दिनों से झारखंड में चल रहा है, जिस तरह के आरोप राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री पर लगाए गए हैं केंद्रीय एजेंसियों के द्वारा, और उसी संबंधित विषय से जुड़ा एक व्हाट्सएप का चैट जो कल ईडी के द्वारा सार्वजनिक भी किया गया है, और आप सबने हम सबने देखा कि उस चैट के कंटेंट क्या है, उस चैट में किन विषयों पर बात हुई। उसी से संबंधित विषयों पर आज मैं अपनी बातों को रखूंगा। सबसे पहले राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री जो आज ईडी की रिमांड में हैं, स्वघोषित युवाओं के सबसे बड़े भाग्य विधाता के रूप में अपने आप को स्थापित करने की उन्होंने कोशिश की थी। 2019 के चुनाव में जब झारखंड के युवाओं ने उनके हाथों में अपनी बागडोर दी थी, तो ये उम्मीद किया था कि एक रोल मॉडल के रूप में वो काम करेंगे और यहाँ के मूलवासी आदिवासी युवाओं की भावनाओं का कद्र करते हुए स्थानीयता नीति बनाएंगे, नियोजन नीति बनाएंगे, राज्य में नियुक्तियां होंगी, 6 महीने में 5 लाख नौकरियां दी जाएंगी, अन्यथा वो राजनीति से संन्यास लेंगे। 4 साल इस सरकार को हो चुके हैं, नौकरियों कितनी मिली ये सर्वविदित है। वो खुद ईडी के रडार पर हैं, ईडी के रिमांड में हैं, और संभवतः जिस तरह के कारनामे उनके राजनीतिक संरक्षण में, उनके सरकार के संरक्षण में इस सरकार ने किए हैं, उसकी सजा भी उन्हें जरूर मिलेगी। मैं सीधे मेधा घोटाले की ओर जाऊंगा, उसके बाद हम लोग जमीन और अन्य विषयों पर जाएंगे, क्योंकि ये सीधा युवाओं से जुड़ा हुआ है। और कल के व्हाट्सएप चैट जो वायरल हो रहे हैं, उसमें स्पष्ट है कि कई कैंडिडेट्स के एडमिट कार्ड्स माननीय मुख्यमंत्री के साथ सत्ता के दलालों ने साझा किए हैं, जिसका सीधा उद्देश्य था कि ऐसे लोगों का चयन कराना जेएसएससी में। जेएसएससी के संबंध में निम्नलिखित सवाल है मेरे पास, जो मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार से पूछना चाहूंगा। आखिर कौन सी मजबूरी है जेएसएससी की कि पुलिस सेवा के अनुभव वाले अधिकारी को इसका चेयरमैन बनाया गया है, जबकि कई ऐसे अलग डोमेन्स हैं जिसके एक्सपर्ट्स को जेएसएससी का चेयरमैन बनाया जा सकता था, जिनके अनुभव का लाभ इस राज्य की जनता को मिलता, यहाँ के छात्र छात्राओं को मिलता। दूसरा, जो केस किए गए हैं, जब पेपर लीक होता है, सालों से अपनी नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं युवाओं में, जब ये भावना आती है कि उनके साथ छल हुआ है, कपट हुआ है, वो जब बिल्कुल लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन करते हैं, उन पर केस किया जाता है। लेकिन जो संवैधानिक संस्था है जिसके माध्यम से ये पूरा कारनामा किया गया है, उसके चेयरमैन पर एफआईआर क्यों नहीं होती है? तीसरा, जिस एजेंसी के बारे में जेएसएससी ने खुद कार्मिक विभाग को लिखा था कि इस एजेंसी पर कई बार कार्रवाई हो चुकी थी, आखिर कौन सी मजबूरी के तहत उसी एजेंसी से इस परीक्षा को करवाया गया? चौथा, कई राज्यों में और झारखंड में भी पहले इस तरह की परीक्षाओं में प्रीलिम्स और मेंस की व्यवस्था अलग अलग रहती है, लेकिन इसे कंबाइन किया गया ताकि एक ही बार में जो सुनियोजित तरीके से चंद उम्मीदवारों को चयन करने के उद्देश्य से परीक्षा कराई जा रही थी, उसे एक ही बार में इस कारनामे को अंजाम दिया जा सके। उसके बाद एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है, अगर आप क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस को देखें इस परीक्षा में, तो जो प्रश्न थे उनका स्तर, जो चपरासी वर्ग की नौकरी होती है उस वर्ग की नौकरी के स्तर का उनका प्रश्नों का स्तर था, ताकि जब वो लीक हो तो बिना ज्यादा समय गंवाए उनके उत्तरों की व्यवस्था की जा सके और जल्द ही उन उम्मीदवारों के पास उत्तर पहुंच सके, ताकि उसको कंप्लीट कर सके उसी समय सीमा के अंदर। और एक बहुत महत्वपूर्ण, जिसके साक्ष्य मेरे पास है, मैं उपलब्ध करा सकता हूं, जनरल कैटेगरी से ही 80 नंबर लाकर लैब टेक्नीशियन के पद पर उम्मीदवार चयन होता है, और 130 नंबर लाकर एक और उम्मीदवार उसका चयन नहीं होता है। जबकि ये जो 80 नंबर वाला उम्मीदवार है, इसे होम टाउन का भी एडवांटेज दिया गया है। तो क्या, चाहे वो रैंडमाइजेशन के माध्यम से हो या नॉर्मलाइजेशन के माध्यम से हो, 50 नंबर एक इतनी प्रतिष्ठित परीक्षा में मैनेज किए जा सकते हैं? तो ये सीधा सवाल है जेएसएससी की विश्वसनीयता पर, जेएसएससी के पदाधिकारियों की विश्वसनीयता पर। और जिस तरह से जमीन तो छोड़ दीजिए, कोयला खनिज की चोरी तो जब से झारखंड बना है तब से मधुपुरा से लेकर इस सरकार तक अंजाम दिया गया है, गठबंधन की सरकार जब भी आई, क्रिस्टल क्लियर है। और तो और जो एसआईटी का गठन किया गया है इस पूरे विषय की जांच करने के लिए, डीएसपी स्तर के पदाधिकारी के नेतृत्व में, जिस सीधे तौर पर सरकार का मुलाजिम है,
हमें पूरा विश्वास है कि जिस तरह से कई पदाधिकारियों का इस्तेमाल अपने गुनाहों को छुपाने के लिए सरकार कर रही है, इस डीएसपी का इस्तेमाल भी उसी राह पर होगा। और जो 3 से 4 इंस्पेक्टर इस एसआईटी का हिस्सा हैं, उनका भी संभवतः तबादला हो गया है। तो जब तक ये नए इंस्पेक्टर नहीं आते, ये एसआईटी भी काम करना शुरू नहीं करेगी। सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी ये मांग करती है, आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी जी ने स्पष्ट इस मांग को पहले भी रखा है कि सीबीआई से कम कोई जांच मंजूर नहीं की जाएगी। जिस तरह से यहां के युवाओं के भविष्य के साथ घोटाला किया गया है इस मेधा घोटाले के माध्यम से। और तो और ईडी के चैट से यह भी स्पष्ट होता है कि जेपीएससी में भी इस घोटाले के कुछ संकेत जो जेपीएससी में भी मिल रहे हैं। 9वीं 10वीं 11वीं को मिलाकर जो जंबल किया गया है, इसके पीछे भी सुनियोजित ढंग से कुछ पहले से चयन किए हुए उम्मीदवारों को लाभ पहुंचाने की मंशा है। क्योंकि आप देखिए, जो नोटिफिकेशन की डेट है और जो परीक्षा की डेट है, सिर्फ 35 दिनों का अंतर है। आमतौर पर 4 महीने से ज्यादा का अंतर दिया जाता है। तो 35 दिनों में इसका मतलब है पहले से ही लोग चयनित हैं जिनका चयन करना है। इसे दिखाकर के ये संवैधानिक तरीके से किया गया है। तो इन तमाम विषयों पर जो स्पष्ट हमारी मांग है, चाहे वो जेपीएससी के ओएमआर शीट का भी विषय है। आपको याद होगा, जेपीएससी ने प्रेस रिलीज के माध्यम से कहा था कि कुछ ओएमआर शीट नहीं मिल रहे हैं। इसका मतलब है जेपीएससी में भी इसी तरह के संरक्षण में घोटाले को अंजाम दिया गया है। और मैं आज आपके माध्यम से मांग करूंगा कि जो जेपीएससी का चयन हुआ है, मेंस की कॉपी को सार्वजनिक किया जाए, ताकि उम्मीदवारों ने क्या परीक्षा दी थी, कैसे अंक आए थे, ये छात्रों को भी पता चले, राज्य के युवाओं को भी पता चले। और इस पूरे कारनामे के पीछे किन लोगों की साजिश है, उनका भी खुलासा हो। जब माननीय मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री जी अभी विधानसभा का जब बहुमत साबित करने के लिए जो सत्र आयोजित हुआ था, उस सत्र में आए थे, तो उन्होंने सदन के पटल पर एक बात कही कि ये जो 8.5 एकड़ जमीन की बात की जा रही है, अगर ये जमीन मेरे नाम पर साबित हो गई तो मैं ना केवल राजनीति से संन्यास लूंगा बल्कि झारखंड भी छोड़ दूंगा। क्रोनोलॉजी को समझिए। क्रोनोलॉजी ये है कि 7 अगस्त को जब पहला समन जाता है माननीय मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री महोदय को, तो वो उनसे कहा जाता है कि आपको 16 तारीख को, 14 तारीख को आपको उपस्थित होना है। और 17 तारीख को राम कुमार पाहन नाम का एक व्यक्ति उसी बड़गाई सीओ के पास आवेदन देता है कि मेरी जो जमीन थी उसे गलत तरीके से जमाबंदी किया गया है, उसे रद्द किया जाए। ये शुरुआत होती है अगस्त के महीने में, जब उन्हें समन आने शुरू होते हैं। लेकिन लगातार इतने समन्स को डॉज करने के पीछे एक ही उद्देश्य था कि जब तक ये पूरा जमाबंदी रद्द नहीं कर दिया जाता है, उनका नाम वहां से क्लियर नहीं हो जाता है, तब तक ये समन का सामना नहीं करना चाह रहे थे। और इसी का परिणाम है कि आप देखिए, जब दिल्ली में राज्य की जनता, ईडी, देश की जनता, मीडिया ढूंढ रही थी कि झारखंड के मुख्यमंत्री आखिर कहां लापता है, उसी 29 जनवरी को एसआर कोर्ट का आदेश होता है जमाबंदी को रिजेक्ट करने का और जो वास्तविक में खतियानदारी है उसे वापस करने का। इसके 29 जनवरी के पीछे की 2 तारीखें मैं जरूर आज मेंशन करना चाहूंगा, जब यह पूरी प्रक्रिया चल रही थी। 9 जनवरी को एसआर कोर्ट उसके ऑक्यूपेंसी स्टेटस मांगता है उस लैंड की, और उस पर जो सर्कल ऑफिसर है वो जवाब ये देते हैं जाकर, जमीन की जब वो देखते हैं जाकर, वहां पर वो कहते हैं कि जमीन भूमिहारी है, इसे बेचा नहीं जा सकता, लेकिन पंजी 2 में फिर भी 17 नाम है। और 11 जनवरी के बाद ठीक 29 जनवरी को जब पूरी दुनिया उन्हें ढूंढ रही है, इसकी जमाबंदी रद्द की जाती है। जबकि स्पष्ट वहां पर जो 5-6 साल से जो व्यक्ति रह रहा है केयरटेकर के रूप में, उसने स्पष्ट कहा है कि माननीय पूर्व मुख्यमंत्री और उनकी धर्मपत्नी कई बार फिजिकली उस जमीन पर गए हैं, उन्होंने देखा है। तो कहीं ना कहीं अब जो बातें आ रही हैं, ये स्पष्ट तौर पर कोई और नहीं बल्कि जिन पर राज्य के लोगों ने अपनी आकांक्षाएं, अपनी उम्मीदें थोपी थी कि झारखंड को वो एक बेहतर राज्य बनाने की दिशा में आगे लेकर जाएंगे, उसी सीएमओ के संरक्षण में ये खनिज घोटाले, ये जमीन घोटाले, ये मेधा घोटाले और जो ट्रांसफर पोस्टिंग का खेल, उस चैट में आप देखिएगा नो रिलेशन, प्योर कमर्शियल लिखा गया है। Now तो there is no relation at all, but everything looks so commercial. Everything looks so seriously commercial. Right from the transfer posting to the merit scam, to the mining scam, to the land scam. तो तू इधर उधर की बात मत कर, बस ये बता काफिला क्यों लूटा। तेरी रहबरी से गिला नहीं, राहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी से सवाल है। क्योंकि जो माननीय मुख्यमंत्री जी बार बार ये बात कहते हैं, आज मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूं कि वो कहते हैं
कि कोई आदिवासी इनके बगल में बैठ जाए, ये इन्हें बर्दाश्त नहीं होता है। मैं उनकी सूचना के लिए कहना चाहता हूं, बहुत हो गया ये खेल। राज्य के युवाओं ने आपको सिर्फ एक आदिवासी होने के कारण आपको वोट नहीं दिया था, आप में एक उम्मीद देखी थी। और जिस आरोप पर बार बार आप नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे हैं, उसी केंद्र सरकार ने इस देश को पहला आदिवासी राष्ट्रपति दिया, जो हमारे देश का संवैधानिक प्रमुख है। आपने देखा होगा जब अभी लोकसभा का सत्र हुआ, उनके नेतृत्व में प्रधानमंत्री और कई सारे कैबिनेट के मिनिस्टर्स जा रहे थे उस सेंगोल को लेकर। संभवतः पूरी दुनिया को इसका गौरव का एहसास हुआ कि भारत के ऐसा देश है जहां एक आदिवासी राष्ट्रपति के नेतृत्व में संवैधानिक प्रक्रियाएं चल रही है।